के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने सीरीज 3-1 से जीत ली है इस शतक के बदौलत। सब देशवासियों ने तालियां बजाई। लेकिन इस किसान आंदोलन के 101वें दिन क्या देश ताली बजा रहा है या देश का नुकसान हो रहा है? किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। किसानों को अन्नदाता तो कहा जाता है, पवित्र आंदोलन भी कहा जाता है इस आंदोलन को, लेकिन साथ ही साथ खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सलवादी वगैरह वगैरह संज्ञाओं से भी नवाजा जाता है इस आंदोलन को। पर इसमें जो किसान की असल किसान की पीड़ा है, दुख दर्द है, वो कहीं हाशिए पर जा रही है और राजनीति भी हावी होती दिख रही है। अब आज किसानों ने कुंडली पलवल मानेसर, जो ये केएमपी ई वे एक्सप्रेस वे है, इसे जाम कर दिया अलग अलग जगह। 5 घंटे तक ये जाम चला। कुंडली से सिंघू, डासना पर ब्लॉकेज की गई अलग अलग जगह पर। और किसान संगठन ये दावा कर रहे हैं कि ये जो 5 घंटे का जाम लगाया गया, जो लोग रोके गए, आम लोग, बहुतेरे आम लोग भी उनके समर्थन में बैठ गए, बोले कि 5 घंटे का ही तो जाम लगा है, 5 घंटे की तकलीफ हम सह सकते हैं। यह किसान संगठनों का दावा है। लेकिन बहुतेरे लोगों को परेशानी भी हुई, परेशानी हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं, सिंघू पर, टीकरी पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, पलवल पर। तो परेशानी आम आदमी को, परेशानी किसानों को भी है, आम आदमी को भी हो रही है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि देखिए, किसान आम आदमी को परेशान कर रहा है। लेकिन जब आम आदमी परेशान होता है, वो क्या करे? प्रजातंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े हम लोकतंत्र हैं, संवैधानिक अधिकार है विरोध करना, आंदोलन करना। आंदोलन पहले भी किए गए हैं, किसानों ने किए गए। 2 साल पहले, शायद आपको ध्यान ना हो, लेकिन वो तस्वीरें आपके जहन में ताजा करना चाहूंगा। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसान अनशन पर बैठे, आंदोलन पर बैठे, गर्मी में, भीषण गर्मी में, लेकिन किसी ने कोई तवक्को, कोई तवज्जो नहीं दी उन्हें। हम मीडिया वाले भी इसमें शामिल हैं। उनकी बाइट, उनका दर्द, उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं पर किसी ने गौर नहीं किया। वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर बैठे रहे। भरी दोपहरी में आलम यह हो गया था कि उन्हें पेशाब, मूत्र पीने पर मजबूर भी होना पड़ा, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को जाहिर करने के लिए। लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। अब यहां पर किसान एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। कल, आज जाम कर रहे हैं। 8 तारीख को किसान दिवस मनाएंगे। 12 मार्च को कोलकाता में जाएंगे और वहां पर 294 की 294 सीटों पर वो प्रचार करने वाले हैं बीजेपी के खिलाफ। तो ये एक राजनीतिक जंग के रूप में भी पूरी की पूरी लड़ाई तब्दील होती दिख रही है। 2 मई को नतीजे आने हैं, ये बात मैं कह चुका हूं 2-3 बार। तो क्या तब तक बातचीत नहीं होगी? एक वो जो दीवार किसानों और सरकार के बीच में खड़ी हो गई है। और आपने सीमेंट की कंपनियों के बड़े ऐड सुने होंगे, बहुत सारे एडहेसिव्स के ऐड सुने होंगे कि ये ऐसा गठजोड़ है, ये ऐसा इतनी मजबूती दे देगा, ये टूटेगा नहीं। तो ये दीवार क्या इतनी मजबूत होती जा रही है, इतनी बड़ी, इतनी विशाल होती जा रही है कि अब ये टूटने वाली नहीं है। तो समस्या का हल कैसे निकलेगा? 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, उससे आगे बात नहीं बढ़ रही है। बॉर्डरों पर भीड़ कम हो रही है, इसे लोग कह रहे हैं नहीं, आंदोलन कमजोर हो रहा है। दूसरा पक्ष यह है कि गांव देहात में, दूर दराज इलाकों में विशाल पंचायतें हो रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं। तो क्या गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी है? क्या ये अपने आप में एक चिंता का सबब हो सकता है? या सब कुछ चुनाव ही तय करेंगे अब आने वाले दिन में कि चुनावी जीत हो गई तो मतलब मांगे नाजायज हैं, चुनावी हार हो गई तो
फिर क्या होगा, और उसका इंतजार क्यों किया जा रहा है इतना लंबा वक्त। 22 जनवरी के बाद बातचीत नहीं, वो बातचीत शुरू क्यों नहीं हो रही है? और अब तो चुनावी सीजन आ गया है, सब चुनावी रैलियों में, चुनावी प्रचार प्रसार में मशगूल होंगे, तो बातचीत तो निकट भविष्य में नहीं होने वाली है, ये बात साफ हो चुकी है। उधर हरियाणा के 40 किसान संगठन, मैं हरियाणा की अब बात कर रहा हूं, वो एक मंच पर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा बना दिया गया है, गुरनाम सिंह चडूनी ने इसमें शिरकत की, और अब हरियाणा में आंदोलन और तेज करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति भी अब देखने को मिलेगी। विधानसभा स्तर पर बीजेपी और जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, इनके विधायकों का घेराव होगा। आज चर्चा का बाजार इस बात को लेकर गर्म भी था कि बीजेपी का एक सांसद आज पार्टी से इस्तीफा देने वाला है। वो किस इलाके का है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आज अभी वो घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अंदर खाने बीजेपी में भी परेशानी है, और क्या विपक्ष महज किसानों के कांधे का इस्तेमाल कर रहा है? ये भी एक अपने आप में सवाल है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, आंदोलन के 100 दिन, कब खत्म होगा डेडलॉक? और क्या लंबा चलेगा किसानों का आंदोलन? यानी कि आंदोलन करना है, आप करते रहिए, हल की तरफ हम नहीं जा रहे हैं क्या? बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसानी को समझते हैं, किसान आंदोलनों में शिरकत भी की है, प्रोफेसर सुधीर पवार पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं, और 3 किसान नेता, इस आंदोलन के युवा चेहरा अभिमन्यु कोहाड़, नक्षत्र बैदवान मेरे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, और योगेंद्र यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो योगेंद्र, एक बात साफ होती जा रही है, आप चक्का जाम कीजिए, आप किसान दिवस मनाइए, या एमएसपी दिलाओ अभियान की आप शुरुआत कर चुके हैं गुलबर्गा से कल, अभी जो दीवार है वो और मजबूत होती दिख रही है आपके और सरकार के बीच जो है, तो ये आंदोलन और लंबा खींचेगा। संदीप भाई, सबसे पहले तो आज इस जाम के अंदर रुकने और परेशान होने के बावजूद जिन लोगों ने किसानों का साथ दिया, उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। और जो साथ नहीं दे पाए, जो परेशान हुए, शायद हमसे झल्लाए भी होंगे, नाराज भी हुए होंगे, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। क्योंकि आंदोलन चलाना, खींचना हमारा कोई उद्देश्य नहीं। आंदोलन कोई सेंचुरी लगाने के लिए नहीं चलाए जाते कि हम 100 दिन टिके, 200 दिन टिके, नहीं। हम तो जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। आपका नहीं, ये नंबर गेम तो हो गया है ना। अब लगातार हर रोज मैं भी अगर शो करता हूं तो आज 99 दिन, आज 100 दिन, आज 101वां दिन। जैसे वो कभी जम्मू कश्मीर में बॉडी काउंट स्टोरी हो गई थी कि आज इतने लोग मरे, आज इतने आतंकवादियों को मार गिराया गया। कुछ कहानी ऐसी होती जा रही है किसान आंदोलन की भी। ये नंबर गेम हो गया है क्या? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें इस सेंचुरी से कोई खुशी नहीं है। हम तो चाहते थे कि सेंचुरी से पहले मामला निपट जाए, और हम तो आज भी चाहते हैं 2 दिन में, 5 दिन के अंदर सरकार बातें माने, हम अपने गांव वापस जाएं, फतह करके जाएं। इसे खींचना, डबल सेंचुरी बनाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर सरकार मजबूरन हमसे डबल ट्रिपल सेंचुरी लगवाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बिना तो हम जाने वाले नहीं। तो मजबूरी आप अपनी जता रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं, नमन भी कर रहे हैं लोगों को। तो आपकी जो अलग अलग आप रणनीति बना रहे हैं, इसमें तो और परेशानियां, आम लोगों को तो परेशानियां उनका सामना करना पड़ेगा। आप अड़े हुए हैं, किसान, सरकार अड़ी हुई है, आम आदमी पिसने लगा है क्या? संदीप भाई, मैं इतना छोटा अनुरोध करूंगा कि आप तो मानते हैं और आपकी हर बात में ये चीज आती है कि वो इस देश का आम आदमी, आम औरत, किसान भी है ना। तो ये जो बाकी लोग कहते हैं किसान बनाम आम आदमी, याद रखिए इस देश के 50-60% आम आदमी, आम औरत तो किसान है। और उस आम व्यक्ति से झगड़ा नहीं, और इसलिए मैंने हाथ जोड़ के माफी भी मांगी। हमने तो पर्चे वर्चे भी बांटे थे, लिख के कहते हुए हम माफी मांगते हैं जिसको भी परेशानी हो रही है। खींचना कतई उद्देश्य नहीं है, प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं कहता हूँ ये प्रश्न सत्ता से पूछा जाना चाहिए। कितने दिन बैठाओगे इन लोगों को? अब गर्मी आ गई है, कटाई का आ गया, इसके अंदर भी बैठाओगे?
बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे, संवाद करोगे कि नहीं? ये भी अपने आप में मैं जायज अपनी सवाल तरफ है। एक से सेकंड, कहना महेश चाहता हूं। वर्मा इसका जवाब देंगे? कितने दिन किसानों को बिठाओगे कि वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे या छकाओगे? बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से रास्ता निकलेगा, या ये दीवार ये और ऊंची होती जाएगी? संदीप भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंदोलन है या हंगामा है। ये अच्छा। आंदोलन है कि राजनीति है? आज हंगामा हुआ कहीं पर केएमपी पर, मैं कि या आपको बिल्कुल मैं शांतिपूर्ण 100 तरीके से किसानों नहीं, ने नहीं, रोका? 100 दिन में जो काम 100 घंटे में हुआ, ये क्या किसानों के लिए किया जा रहा है? किसके ये लिए किसान किया जा रहा कानून है? जो बना है, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल यह है कि जैसे अपने आपने शुरू में जो उद्बोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे और भाजपा का विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल में 70 साल से सरकार किसकी है? किस बात का विरोध करेंगे? केरल में एमएसपी के लिए मंडी कहाँ है? क्या विरोध करेंगे? वो कानून जिसका अभी तक संसद में कोई नियम नहीं बना है लागू करने के लिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्थगन आदेश दिया हुआ है, जिसके लिए कमेटी बनी हुई है, जिस पर बातचीत जो है कई दौर के चल चुके, सरकार ने कई बातों को मान लिया, सारी चीजों का जब रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, रास्ता ये निकलता वही हुआ काम हो नजर आ रहा है या रास्ता बंद हो गया है, डेड एंड आ गया है? ये वो सब चीज निकल चुका है। ये लोग तो उसकी राजनीतिकरण 100 दिन के बाद ये कैसे उसको करने में जुटे हुए हैं, ये उसका कहीं पर्दाफाश। तो मतलब आप चाहते थे, जो मैंने कहा ना इंट्रोडक्शन में कहा महेश वर्मा, कि 2 साल पहले तमिलनाडु के किसान आए थे, भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर बैठे रहे, गुहार लगाते रहे, किसी ने सुनवाई नहीं की, ना हम मीडिया वालों ने उनको कोई तवज्जो दी, दिखाया, पेशाब पीने तक वो मजबूर हुए अपनी पीड़ा दर्शाने के लिए। क्या निकला उसमें? ये भी देखा है ना? या मैं गलत बयानी कर रहा हूं? नहीं, आपकी बयान से मैं कहीं ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि जो पीड़ा है, जो उस समय किसानों ने जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उसके ऊपर क्या रिग्रेशन दिया गया, उसके क्या समाधान निकले, वो अलग बात है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो चीज किया जा रहा है और कराया जा रहा है, किस किसान ने इन लोगों को मैंडेट दिया है कि आप जाइए पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विरोध कीजिए? किसने कहा कि लोकतंत्र की कसौटी पे चुनाव? अच्छा, ये जो मैंडेट की बात होती है, एक मिनट महेश वर्मा, जयप्रकाश नारायण को किसने मैंडेट दिया था? एक सेकेंड, जयप्रकाश नारायण को 70 के दशक में किसने मैंडेट दिया था कि संपूर्ण क्रांति की बात करो? किसने मैंडेट दिया था? उसमें तो आपकी सरकार के तमाम प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री उस वक्त युवा चेहरा थे उस आंदोलन के। छात्र नौजवान गांधी मैदान में कहीं दिखा, छात्र नौजवान कहीं गली सड़कों पे दिखा, छात्र नौजवान ने उसको किस तरह से आपातकाल के उसको कृत्य को कैसे उसको लोगों के जहन में वो बैठा और उसको लेकर कैसे लोग निकले, वो उसके ऊपर इस आंदोलन को उससे जोड़ के हम अगर कहीं उसकी तुलना करके महेश वर्मा, गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। एक मिनट महेश वर्मा, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मेरे शो पर गलत बयानी नहीं। आपातकाल लगने के बाद संपूर्ण क्रांति शुरू नहीं हुई थी। नवनिर्माण आंदोलन वो शुरू हुआ गुजरात से, और उसकी गूंज फिर एक संपूर्ण क्रांति में दिखी। उसकी शुरुआत 26 जून 1975 से पहले हो चुकी थी, जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। अरे किसके खिलाफ हुई थी? हाँ, वही आपसे पूछ रहा हूं मैं। सरकार के खिलाफ हुई थी ना? उसी के चलते जनता पार्टी बनी। संपूर्ण क्रांति से नहीं, संपूर्ण क्रांति से, उतने बड़े आंदोलन से जो इस देश में एक लोकतंत्र का नया विश्वास, एक नया इतिहास रखा, उससे इसका क्या मतलब है? अच्छा, कोई मतलब नहीं। मतलब ये मुट्ठी भर किसान है, मान लीजिए ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग भी देश में आंदोलन नहीं कर सकते। संपूर्ण आंदोलन और किसान आंदोलन तीनों एकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मतलब मुट्ठी भर लोग भी प्रदर्शन करें, वो प्रदर्शन नहीं कर सकते? नहीं, प्रदर्शन की बात मैं एक नहीं 10 उदाहरण आपको दे सकता हूँ। नहीं, आप 10 सेकंड देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। 10 नहीं, 1 मिनट लीजिए। आंदोलन के निहित क्या स्वार्थ है, इस आंदोलन के कारण क्या है? राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन, किसान आंदोलन शुरू किया, कहीं दिखाई दिया? उसके बाद जब चुनाव में वो हार गए, उसके बाद अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना के साथ लोग जुड़े, अपना जब राजनीतिक उनकी गोटी सेकी हो गई, अन्ना को छोड़ भाग खड़े हुए। उन्हीं में से एक ही जोगेंद्र यादव जी हैं।
जो आज अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के चक्कर में किसान के कंधे से बंदूक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब किसान, एक मिनट, महेश आप 10 सेकंड मांग रहे थे, मैंने 1 मिनट दिया, 1 मिनट मैंने 1 मिनट दिया ना आपको। आप ये कह रहे हैं, देखिए मेरा बिल्कुल साफ मानना है और मैं बिल्कुल बेबाक होकर ये बात कहता हूं, किसी भी आंदोलन, किसी भी समस्या का हल निकालना जिम्मेदारी किसकी होती है महेश वर्मा? सरकार की ना। सरकार को हम इसके लिए चुनते हैं। आप हर चीज के लिए विपक्ष को ब्लेम कर दो। मेरा साफ मानना है, यहां हमारे मंच पर हम सरकार से सवाल पूछेंगे, समस्या का हल निकालना वो सरकार का काम है। सरकार वो काम कर रही है क्या, या आप विपक्ष की ही नाकामियां गिनाते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल कर रही है। मैं आपको बहुत प्रामाणिकता के साथ, ऐसा नहीं कि हवाई और हवाई फायर के साथ कोई बात नहीं कहूंगा। 100 घंटे में जो निदान और समाधान आया वही किसानों के लिए था। उसके बाद तो ये पूरी राजनीति रही, पूरा हंगामा रहा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हंगामा हो रहा है, आज के डेट हंगामा हो रहा है, आज हंगामा हुआ। आप एक बहुत नहीं सुनिए, आप एक बहुत जिम्मेवार पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से मुद्दों को लेकर चलते। मुझे ये बता दीजिए कि क्या इस देश में वो तीनों कानून लागू हैं आज की डेट में? तो वो तो लागू हो जाएंगे ना। अब देखिए फिर कानूनी बारीकियां, अब मैं कानूनी बारीकी समझा दूं आपको, मैं कानूनी बारीकी समझा दूं आपको। स्थगन का मतलब ये नहीं होता कि कानून हट गया। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट, इतना कानून मैं भी जानता हूं, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है सुप्रीम कोर्ट कानून अच्छा है या बुरा इस पर फैसला कर सकता है। ये अपने आप में एक नया प्रयोग हो रहा है कि स्थगित कर दीजिए। स्थगित का मतलब ये नहीं है कि कानून हट गया। अब तो स्थगन की बात मत कीजिए। बाद आपके पास नहीं, अब इसके बाद आपके पास वो टाइम है, समय है, आप बात करिए। आपकी एमएसपी, आपकी जो भी समस्या है, समाधान किससे बात करें? दीवार से बात करें, दीवार से संवाद होगा। आप तो कह रहे 40 लाख ट्रैक्टर लेके निकलेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिला देंगे, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हरा देंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं साहब? अच्छा। ये पब्लिक है। आप जब चुनाव की ही कसौटी की बात करते हैं, आप 5 राज्यों का लोकल चुनाव देख लीजिए, बीजेपी को प्रचंड बहुमत आया। कौन से 5 राज्यों में बीजेपी का प्रचंड बहुमत आया? ना 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 ना, पंजाब में प्रचंड बहुमत आया, राजस्थान में आया, दिल्ली में अभी 5 एमसीडी के उपचुनाव हुए। आप सिर्फ गुजरात को 5 राज्य मान रहे हैं? दिल्ली में तो किसान ही नहीं मानते किसी को, केजरीवाल जी। नहीं, अभी आप 5 राज्यों की बात कर रहे थे ना। पर आपने जो एक बात उठाई महेश वर्मा, एक सेकंड, पवन खेड़ा आपके निहित स्वार्थ हैं, शूट एंड स्कूट की राजनीति कर रहे हैं आप, ये आरोप लगा रहे हैं महेश वर्मा। अब दिखने लगे हैं तमिलनाडु और केरला में राहुल गांधी, सबसे ज्यादा गूंज किसान आंदोलन की दिख रही है उत्तर भारत में, वहां नहीं दिखाई देते। महेश शर्मा जी का इतिहास का या तो अल्प ज्ञान है या जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं जताने की ज्ञान नहीं है। नवनिर्माण आंदोलन नौजवानों का, गुजरात के नौजवानों का आंदोलन था, शायद इसके बारे में इनको ज्ञान नहीं है। बात यह नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, आज तो बड़ी सफाई से कट निकलने की कोशिश कर रहे थे महेश वर्मा जी, क्या इनके नेताओं का समर्थन नहीं था? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसको समर्थन नहीं था? क्या विवेकानंद फाउंडेशन का उसको समर्थन नहीं था? आप लोगों की आदत है पीछे से आग लगा के भागने की। हम खुलकर कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम उनकी जायज मांगों के साथ हैं, हम शांतिप्रिय आंदोलन में अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ जोड़ते हैं। विपक्ष की ये भूमिका है, विपक्ष का ये कर्तव्य है। आपकी तरह नहीं कि छिप छिप के कभी विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से अन्ना हजारे को समर्थन दे देना, कभी बाबा रामदेव की तरफ से समर्थन दिलवा देना, कभी किरण बेदी को आगे कर देना। ये तरीका हमारा नहीं था, ये आप लोगों का तरीका। हम खुलकर राजनीति करते हैं और उन मुद्दों पर राजनीति करते हैं जिन मुद्दों से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का प्रभाव पड़ता है। पर किसान कहते हैं उनका गैर राजनीतिक मंच है। पवन खेड़ा, किसान बिल्कुल साफ है, किसान नेता की हमारा गैर राजनीतिक मंच है, उन्हें आपके समर्थन की दरकार ही नहीं है। उनके सम्मान करते हुए उस मंच पर हम नहीं जाते। हम अपनी आवाज उठाएंगे, उसमें न किसानों को आपत्ति है, न महेश वर्मा शरीकों को होनी चाहिए जो कि पीछे पीछे छिप छिप कर अन्ना हजारे को समर्थन दे रहे थे।
क्या उस वक्त हम सरकार में नहीं थे? क्या आईबी की फाइल्स हमें नहीं दिखती थी? हमें नहीं मालूम था क्या रिपोर्ट्स हैं? कैसे दोवल साहब समर्थन दे रहे हैं? कैसे विवेकानंद फाउंडेशन समर्थन दे रही है? कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भोजनों का व्यवस्था करवा रहा था आंदोलन में? क्या हमें नहीं मालूम था? तो इसलिए यहां बैठकर गलत बयानी मत करिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि तुलना मत करिए जेपी आंदोलन से इसकी। यह आंदोलन देखिए, आज व्यथित हम सब हैं, कोई पेट्रोल डीजल को लेकर है, लेकिन मैं अपनी ईएमआई की मजबूरियों में जकड़ा हुआ हूं तो मैं सड़क पर नहीं आ पा रहा। कोई नौकरी की तलाश में व्यस्त है, वो सड़क पर नहीं आ पा रहा। कोई महिला सुरक्षा को लेकर त्रस्त है, वो सड़क पर नहीं आ पा रहा। हम सबकी मजबूरियां, एक वर्ग है किसानों का वर्ग, जिसने हमारी संवेदना, हमारी पीड़ा के साथ साथ अपना समय निकाला। उस वर्ग को पूरा देश सलाम कर रहा है। आज आप अहंकार के घोड़े पे सवार हैं महेश वर्मा जी। आपको पूरे गुजरात के चुनाव दिखते हैं और पूरा 5 राज्य बता रहे हैं गुजरात में, राजस्थान का हूं, क्या रहा आपका वहां चुनावों में? बताइए, लोकल बॉडी इलेक्शंस में क्या हुआ? बताइए, पंजाब में क्या हुआ? नहीं, पर मेरा ये मान, एक मिनट, पवन खेड़ा, चुनावी हार जीत ही तय करेगी आंदोलन में। आंदोलन कोई भी हो, मैं सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा। किसी चुनावी नतीजे के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि देश के कुछ लोग जो आंदोलित हैं उनकी मांगे जायज हैं या नाजायज हैं? जी, हम जीत गए तो आपकी मांग नाजायज? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह मानसिकता इस देश में भारतीय जनता पार्टी लाई है। अरे साहब, जीएसटी आप कह रहे हैं खराब है, देखिए हम फला राज्य में जीत गए, जीएसटी पर सर्टिफिकेट की मोहर लग गई। नोटबंदी आप कह रहे थे गलत है, देखिए हम वो राज्य भी जीत गए, यूपी जीत गए, गुजरात जीत गए, तो उस पर मोहर लग गई। अरे नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, जिनको आप सुबह से शाम तक कोसते हैं, वह भी चुनाव जीते थे। तो क्यों पुरानी हमारी गलतियां दिखा के लोगों को नहीं, वो तो दिखाई जाएंगी, क्यों नहीं दिखाएंगे? यही तो राजनीति है, पुरानी गलतियां भी दिखाई जाती हैं। मेरी बात समाप्त। मैं कह रहा हूं आप भी दिखाइए, लेकिन यह मानसिकता ये वही है इनकी कि चुनाव जीत गए मतलब जो भी निर्णय इन्होंने तो चुनाव में, लोकतंत्र में ये आंकड़ों का खेल है ना। एक मिनट, सुधीर पवार, आंकड़ों का खेल है ना। 2017 का जिक्र हो ही गया, नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। 2017 में चुनाव आते हैं और आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है, बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आती है। तो ये तो दर्शाएगा ना, कोई भी पार्टी, वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो कहेगी ना हमारी नीति का लोगों ने पुरजोर समर्थन किया। और अब चुनावी खेल हो गया है क्या ये किसान आंदोलन भी, कि राज्यों के विधानसभा नतीजे तय करेंगे इनकी मांगे जायज हैं या नाजायज हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं उन किसानों को या उन आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पिछले 100 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, और जहां तक आपकी बात है, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो में बुलाया। पहले मैं भाजपा के जो नेता थे, जो उनकी एक आदत होगी कि हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखने की, हर चुनाव अपने आप में एक अलग होता है और अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। पिछली बार का चुनाव कुछ और मुद्दे थे, शायद जनता को बहकाने में सफल हो गए, और इस बार का जो चुनाव है, चुनाव अभी दूर है। आप चुनाव जीतो तो आप अच्छे कामों पर जीते, सच्चे वादों पर जीते। तो अभी बीजेपी जीते तो बहका कर जीत गई, ये कौन सा नैरेटिव हुआ? नहीं, अभी हम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। मैं तो अभी किसान आंदोलन की बात बताता हूं आपको, कि जो अभी आप कह रहे थे कि ये आशंका की बात है, अभी चुनाव, ये 3 कानून लागू नहीं हुए, लेकिन मैं उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 4 साल से रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात करती है सरकार, और साथ में 6,000 रुपया भी दे रही। तो किसान की स्थिति तो ऐसी है, कुछ बिना आंदोलन के कुछ होगा नहीं। और कब वो वोट में बदलेगा ये बीजेपी नहीं जानती। बीजेपी के पास जो औजार थे आंदोलन संभालने के, वो 100 दिन में उसने सारे इस्तेमाल कर लिए, और उन औजारों से इस आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आंदोलन है और अपनी बात मनवाने तक रहेगा। जहां तक राजनीतिक और राजनीति की बात है, इसके आयोजक जो भी किसान संगठन है वो इसके राजनीतिक स्वरूप को बनाए रखे, लेकिन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है, फिर 65% जिम्मेदारी होती है मलाई काटने आ गए। नाराजगी, लोगों की नाराजगी, किसान बैठे ठिठुरती ठंड में, अब तपतपाती गर्मी है, अब आ गए आप मलाई काटने। अब अखिलेश यादव मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब वो दखल देंगे, अब बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। पहले तो आप बैठे रहे कोने में।
अभी शायद मैं आपको बता दूं, 7 दिसंबर में अखिलेश यादव पहले नेता थे जो मंडी के ट्रैक्टर रैली लेके जाने में योगी सरकार ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद शायद समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में कार्यक्रम कर रही थी, अपने बिना सामने आए हुए, बिना एक पार्टी का झंडा लिए हुए। कोई, मैं आपको याद दिला दूं कि 26 जनवरी में 7,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर केस हुए। इस सरकार का तो, उत्तर प्रदेश सरकार का तो अजीब हाल है, वो किसान को भी बांट दिया कि ये समाजवादी पार्टी का किसान है और ये बिना किसी पार्टी का किसान है। तो ये कहना तो मतलब आपको मैं गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद और जानने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस कार्यक्रम के, इस किसान आंदोलन में खुलकर आ गए ना। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी होने वाले हैं। लेकिन अभिमन्यु कोहाड़ स्क्रीन पर, अभिमन्यु कोहाड़, आप सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए बनाम यूपीए, विपक्ष को मैं यूपीए का जामा अगर पहना दूं, उसके बीच में पिस रहे हैं क्या? अब किसानों के असल मुद्दे जो हैं, जिस बात पर आपने आंदोलन किया है, वो कहीं धीरे धीरे बैकग्राउंड में जाता जा रहा है। संदीप जी, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है इस आंदोलन से जो हमें समझनी चाहिए, वो ये दो हमारी डिमांड तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक ये आंदोलन अपने आप में एक चीज का मैसेज और दे रहा है कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है किसी भी वर्ग के लिए, जब सरकार कोई निर्णय ले तो उस वर्ग विशेष से जरूर सलाह मशवरा होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक संदेश ये आंदोलन दे रहा है। या 3 कानून बने, किसानों से कोई बात नहीं की गई, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि किसान समाज के लिए डिसीजन लिया जा रहा है। ये मैसेज भी आंदोलन दे रहा है। अब ये चीज कब होगी? जब हमारे जो चुनाव है वो चुनाव सामाजिक मुद्दों पर लड़े जाएंगे। अभी तक क्या होता है, सामाजिक मुद्दों पे चुनाव बहुत कम होते हैं। जब चुनाव आते हैं तो किसानों का मुद्दा, नौजवानों का रोजगार का मुद्दा और सारी चीजें वो गायब हो जाती है। महंगाई का मुद्दा गायब कर दिया जाता है, धर्म जातिहीन तो आप जाता है। हमारी चुनावी प्रक्रिया, चुनावी पद्धति, जो तौर तरीके हो गए हैं, मुद्दे हो गए हैं चुनाव लड़ने के, उन्हें बदलने आए हैं या इन कानूनों को रद्द करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने आए हैं? अभिमन्यु संदीप जी, देखिए 100 दिन हो चुके हैं आज आंदोलन को। हमने तो पहले कभी नहीं कहा कि हम प्रचार करने जाएंगे और हमें कोई शौक भी नहीं है। पहले भी कई बार हम ये बात कह चुके हैं, यदि सरकार हमारी दोनों मांगों को पूरा कर देती है तो हम अपना आंदोलन भी खत्म कर देंगे और हमें बंगाल जाने का कोई शौक नहीं है। ना हमने कभी चुनाव लड़ा, ना कभी चुनाव किसी को लड़ाया, उसमें तो हमारे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा ये कहना है कि इस पूरी प्रोसेस से होगा क्या कि हम बंगाल में जाके, अन्य राज्यों में जाके किसानों से यही तो निवेदन करेंगे ना कि आप अपने मुद्दों पे वोट डालिए। जो पार्टी जिस अनुपात में आपके खिलाफ काम कर रही है, उस पार्टी का उसी अनुपात में विरोध कीजिए। और ये बात एनडीए यूपीए की नहीं है संदीप जी, कोई भी सत्ता में पार्टी हो तो समाज की ये जिम्मेदारी बनती है। तो मतलब अब चुनाव खेलेंगे, अब यहां पर चुनाव खत्म होंगे, फिर और चुनाव आ जाएंगे, तो बातचीत कैसे होगी अभिमन्यु? संदीप जी इसके लिए कोई और नहीं, स्वयं बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। ये मानवता की भाषा नहीं समझती है, इंसानियत की भाषा नहीं समझती, ये लोगों पे क्या बीत रही है, लोगों की भावनाओं को नहीं समझती। ये सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं कि चुनाव में हार या जीत, इनको सिर्फ कुर्सी मैटर करती है। लोग यहाँ पे 250 से अधिक आदमी, हमारे किसान शहीद हो गए, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि इस सरकार को यदि से कुर्सी छिन जाती है तो इनको फर्क पड़ता है। ये जो भी काम करते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए करते हैं, ना ये समाज के लिए काम करते, ना ये मानवता के लिए काम करते, ना ये देश के लिए काम करते। जब इनको कुर्सी की भाषा समझ में आती है तो हमारी भी ये मजबूरी बन गई आज के दिन कि इनको इसी भाषा में समझाया जाए। इसीलिए हमने यही तो फिर वो देखिए, एक मिनट योगेंद्र यादव, राजनेताओं की बोली होती जा रही है, आप लोगों की बोली। अब ये किसानों की बोली कम, राजनेताओं की ज्यादा बोली लगने लगी है क्या, जो आप लोग अब बयान देने लगे? संदीप भाई, आपने अभी अभिमन्यु भाई को सुना, बिल्कुल सही कह रहे थे। हमने बीजेपी से कहा आपने 3 कानून क्यों बना दिए? उन्होंने कहा क्योंकि हम चुनाव जीतते थे। हमने कहा आप हमसे राय बात कर लेते, कहते हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, हमें पता है हम चुनाव जीतते हैं। हमने कहा कि ये बातचीत आप बीच में क्यों तोड़, कहते चुनाव के मैदान में देखेंगे हम चुनाव जीतेंगे। जब ये एक ही भाषा जानते हैं, ना नैतिकता, ना संविधान, ना मानवीयता, केवल चुनाव, वोट, सीट, तो भाई अगर वोट की चोट तो देनी पड़ेगी। और संदीप भाई, हम वहां बिल्कुल ये कहने नहीं जा रहे कि फला को वोट कीजिए, फला को कीजिए। नहीं, आप कहने जा रहे हैं ना, आप कहेंगे ना कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। बिल्कुल कहने जा रहे हैं, ठोक के कहने जा रहे हैं कि जिसने किसानों की पगड़ी उछाली, जिसने किसानों के साथ प्रताड़ना की, जो 100 दिन से इस तरह की हठधर्मिता में है,
उसको सजा दीजिए, बस ये बात कहने जा रहे हैं। राजनीति, अगर राजा और राज करने वालों की नीति को आप सवाल नहीं उठाएंगे तो कैसे आंदोलन चलेंगे? क्या देश में पहली बार हो रहा है कि ऐसा आंदोलन कुछ कर रहा है? ये करने की जरूरत है। और राजनीति के बारे में एक बात कह दूं संदीप भाई, मैंने लिखा भी है, ये इससे बहुत बीजेपी वाले परेशान हैं, लेकिन मैंने कहा है छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बड़ी राजनीति हमेशा करनी चाहिए। यानी कि 2 आदमी एमएलए बन गए, ये सीएम बन गया, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस देश के चुनाव किसानों के एजेंडा पर हो, ये राजनीति करना हमारा धर्म है। और जिस देश में बड़े जन आंदोलनों का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता, वो लोकतंत्र नहीं होता, वो कुछ और होता है। दुनिया का मेरे को कोई लोकतंत्र तो पर जब चुनावी जंग होती है, आपने भी चुनाव लड़े हैं, योगेंद्र यादव आपने भी चुनाव लड़े हैं, राकेश टिकैत ने भी लड़े हैं, तो जब आप बीजेपी की चुनावी जगनौट, उस बीजेपी के विजयी रथ का सामना करेंगे, आप धाराशायी हो जाते हैं तो आंदोलन का क्या रह जाएगा? ये एक बड़ा खतरा है ना। हम एक और केवल एक बात कह रहे हैं, हम ना बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे, ना हम किसी को खड़ा कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं बीजेपी की जो भी पोजीशन है, हम उससे अगर 2 डिग्री नीचे लाने में कामयाब होते हैं, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 2% का स्विंग, तो ये हमारी सफलता है। उस 2% के स्विंग से बीजेपी हारेगी, जीतेगी, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केरला में ना हारने की स्थिति में है, ना जीतने की स्थिति में, जीतने की स्थिति में तो है नहीं, तमिलनाडु में है ही नहीं। जहां पे भी फर्क पड़ेगा हम तो वो फर्क डालेंगे। और हमारी जीत केवल इसमें है कि हमने वो फर्क डाला कि नहीं डाला, बीजेपी विचलित हुई कि नहीं, उनको संदेशा मिला कि नहीं। जैसे उनके एमपी को अब शादी के कार्ड नहीं आते हैं उनके नेताओं को, तो बीजेपी हिल रही है, बस वो हिलती है या नहीं, उसी में हमारे आंदोलन की सफलता। तो महेश वर्मा, जो यहां पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं, भाई आपको मुझे अगर बटन दबाने का यानी कि वोट डालने का हक है, तो अपनी राजनीतिक राय, हम सारे राजनीतिक, हम सब लोग, हर साधारण हिंदुस्तानी जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है, जिसे वोट देने का अधिकार है, वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। तो ये पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, अरे ये राजनीतिक आंदोलन है, गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये खामखा तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? वोट डालने में भी मैं अपनी राजनीतिक राय पेश करता हूं ना। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि संदीप भाई, ये बड़ा एक आपका वैलिड क्वेश्चन है और इसको मैं समझने की भी कोशिश कर रहा हूं। अब सवाल ये है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि योगेंद्र यादव जी क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाएंगे तो ये कहेंगे कि इस देश में जो 3 कानून बना हुआ है जो किसानों के लिए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसको वापस करने की बात कर रहे हैं, वो अभी देश में लागू नहीं हुआ है। क्या ये वहां ये कहेंगे कि जनाब हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं, आप लोग के पास इसलिए आए हैं कि जब ये कानून बना तो मेरे जैसा योगेंद्र यादव जो एक पत्रकार हुआ करता था कभी, उसके बाद अन्ना आंदोलन का सहभागी बना, उसके बाद चुनाव लड़ा, अब वो किसान नेता बना हुआ है और वो आपके हित की बात कर रहा है, तो क्या ये सब अच्छा, ये पूरे आंदोलन की अगुवाई अकेले योगेंद्र यादव कर रहे हैं? दर्शन पाल किसान नहीं है, बलबीर सिंह राजेवाल नहीं है, ये लोग अपने आप को, राकेश टिकैत नहीं है, अभिमन्यु कुहाड़ नहीं है, नक्षत्र बैदवान नहीं है, या अभी तक जितनी बात हुई सरकार के साथ, या जो कुछ भी है जो इनकी मांग थी। अब आज अभिमन्यु जी की बात क्या है कि अब जो है सरकार से इस बात की दरकार नहीं है कि ये कानून वापस हो, ये इस बात की हमें रोष है कि ये जब कानून बना तो हमसे पूछा क्यों नहीं? वो तो पूछा नहीं गया, वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, उसमें गलत क्या हो गया? हाँ, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि इनसे नहीं पूछा गया, ये नहीं, किसी से नहीं पूछा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ, उनके महासचिव मेरे शो पर एक नहीं 10 बार ये कह चुके हैं कि भैया भारतीय किसान संघ से भी राय नहीं ली गई। ये तो 5 जून को सीधा अध्यादेश जारी हो गया, ये तो यकायक भी कहा गया। नहीं, ये तो खाद्य सुरक्षा बिल बना ना इस देश में। हाँ। कई बिल बने, आप सैकड़ों बिल बने हैं कृषि से संबंधित। आप बता दीजिए कि हाँ, इस कृषि संगठन के साथ बैठ के एक ड्राफ्टिंग हुई, फिर वो लोग पार्लियामेंट तो मतलब आप कबूल कर रहे हैं किसानों से, आप किसानों के लिए तोहफा कहते हैं, किसानों से आपने सलाह मशवरा नहीं किया, ये आप कबूल कर रहे हैं? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा 100% की बात यह है कि जो नहीं, मुद्दा यही तो है, जिसके भले के लिए कानून बनाते हो उससे आप पूछते नहीं,
3 महीने पहले तक आपके सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे शो पर आकर कहा करते थे 93 लाख लोगों से हमने सलाह ली, और मैंने खुला न्योता दिया था, भैया लाकर वो डेटा बैंक मुझे दे दो और मैं चलाऊंगा न्यूज 24 पर कि देखिए ये हैं वो 93 लाख लोग जो ये कानून चाहते थे। 93 लाख छोड़िए, 93 लोगों की सूची नहीं दी गई आज तक। संदीप भाई, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कानूनी प्रक्रिया ये पिछले 10 साल से ऊपर 16-17 साल से ये बिल जो है यूपीए गवर्नमेंट ने इस बिल को लाया गया था और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एक हिस्सा था। यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आप बदलने के लिए आए थे ना, आज की तारीख में सरकार से पूछा जाएगा, फिर आप अतीत में चले जाते हैं, फिर आप अतीत में चले जाते हैं। 7 साल से आपकी सरकार है, सवाल आपसे ना पूछा जाए, किससे पूछूं? इमरान खान से जाकर सवाल पूछूं? शी जिनपिंग से पूछूं? नहीं, हमसे पूछिए, हम तब मना कर रहे हैं। पर आपने एक और बात कही, पवन खेड़ा, यहां पर अब यह कहा जा रहा है, एक और नई बात कही जा रही है कि कानून लागू कहां हुए, तो हो अल्लाह किस बात का? जो सरकार बीच महामारी के अध्यादेश के रास्ते से चुपचाप से ये कानून ला सकती है, उस सरकार के खिलाफ यह बात तो बतानी पड़ेगी कि साहब अगर इनको जिता दिया इस चुनाव में तो ये तो तुरंत लागू भी कर देंगे। और एक बात में महेश शर्मा जी आपको समझा दूं, जितना अधिकार श्रीधरन साहब को है ना राजनीति करने का, उतना ही योगेंद्र यादव को भी है। ऐसा नहीं होता कि राजा जिसको चाहे वो राजनीति वही कर सकता है, और राजा ने आंखें फेर ली तो योगेंद्र यादव राजनीति भी नहीं कर सकता। योगेंद्र यादव को उतना ही हक है जितना मेट्रो मैन श्रीधरन को है। वो भी राजनीति से नहीं है, वो भी इंजीनियर है पेशे से, ले आए ना आप राजनीति में। तो इस तरह से अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग मत किया कीजिए कि योगेंद्र यादव राजनीति क्यों कर रहे हैं, योगेंद्र यादव किसान नेता क्यों बन गए, सबको हक है। इसलिए आइंदा से बोलने से पहले सोचा कीजिए कि आप कितने गैर राजनीतिक लोग, कितने फिल्म एक्टर्स को आप लाए हैं राजनीति में, कितने लोगों को टिकट दे रहे हैं बंगाल में। उनको है राजनीति करने का हक, लेकिन पवन खेड़ा को नहीं है, योगेंद्र यादव को नहीं है, अभिमन्यु कोहार को नहीं है। क्यों नहीं है साहब? पूरा हक है, हमें यह हक संविधान से मिलता है। तो अपने आप इनको समाहित कर रहे हैं, लेकिन नक्षत्र बैदवान जो ये राजनीतिक खेल है ना, आप देखिए, आप चंडीगढ़ में हैं, आप हरियाणा की राजनीति, पंजाब की राजनीति को भी समझते हैं। अब गुरनाम सिंह चलूनी एक संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा बनाया जा रहा है कि बीजेपी जेजेपी के विधायकों का घेराव किया जाएगा। आज एक बड़ी खबर थी, आप तक भी पहुंची होगी, एक बीजेपी का सांसद इस्तीफा देने की भी बात हो रही थी। अब आप बिल्कुल राजनीतिक इस अरीना में घुसते चले जा रहे हैं क्या? संदीप जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि सरकारें होती तो समस्या को हल करने के लिए हैं, लेकिन ये बीजेपी सरकार जब से 2/3 मेजॉरिटी में आई है तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर सरकार बन गई है। कभी ये नोटबंदी, कभी ये सीसीए, कभी किसानों का मसला आ गया, और इसने आज पंजाब के लोगों को भड़काने के लिए और उसको छीनने के लिए, उनके अधिकार छीनने के लिए चावल में प्रोटीन डालने के नाम से मिलें बंद करवा रही है। सीधी पेमेंट के नाम से किसानों से, आड़ती को बीच में से निकाल के सीधा कारपोरेट के हाथ में डाल रही है। जो लोग कहते हैं कि ये राजनीति करते हैं, बंगाल में क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों को, जो लोग अपने काम में व्यस्त हैं, जिनके पास इस तरह टाइम नहीं होता कि वो कानून की बारीकियों को पढ़ें, समझें और उस पर सलाह मशवरा करें, हम समझाने जा रहे हैं। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम इस सरकार की कारगुजारी दिखाने जा रहे हैं कि इस सरकार से बचिएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएटर सरकार है। नक्षत्र जी, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ने लगे ना, ये किसानों के हक की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई में आ गई। आप नोटबंदी का हम जिक्र कर चुके हैं, यूपी जीते। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए प्लीज सुनिए। नोटबंदी की बात हुई, जीएसटी को कि जी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी अर्थव्यवस्था की, और हमारी विकास दर नीचे गई। लेकिन चुनावी जीत किसकी हुई? बीजेपी की। 370 को लेकर बहुत विरोध हुआ, सीएए को लेकर विरोध हुआ, पर चुनावी जीत बीजेपी के खाते में गई। तो आप जो किसानी की लड़ाई थी उसे राजनीतिक लड़ाई बनाकर बीजेपी के टर्फ पर, क्रिकेट की बात की थी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में, बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं क्या?
बिल्कुल नहीं जी, जब इमरजेंसी लगी तब भी पंजाब से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी दी हमने। इंदिरा गांधी जब प्रेशर से लोगों को दबाने लगी, संस्थानों को खत्म करने लगी, मीडिया पे कब्जा कर लिया, तो पंजाब ने उसको ब्रिंग टू ब्लू बुक लेके आए। अब ये मोदी साहब जो मस्त हाथी की चाल चलते हैं और ये समझते हैं कि हमारे को कोई रोकने वाला नहीं है, तो पोर्स की तरह अब इनके आगे पंजाब वाले आए हैं और पंजाब वाले ने सारे भारत को धीरे धीरे समझाकर अपने साथ जोड़ दिया है। उनके जो हक हैं उनको आश्वासन दिया है। अब लोग ये नहीं समझेंगे कि ये हिंदू मत से है या ये बड़ा कारपोरेट है, इसको वोट डाल दें। अब वो सोचेंगे कि फ्यूचर में हमारे को अच्छे कानून कौन बनाएगा, धोखा कौन करेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप ये चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। योगेंद्र यादव, आप मुझसे बेहतर इस बात को जानते हैं, तो ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा? आखिरी सवाल, इसका कहीं अंत दिख रहा है? कहीं सुबह दिख रही है? आप कह रहे हैं अंधकार में रात है, इस रात की सुबह दिख रही है कहीं आपको? दिख रही है इस बात में कि दरअसल हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सरकार भी भली भांति जानती है कि इस आंदोलन का विस्तार हो रहा है ऐसी जगहों पे जहां किसान आंदोलन पहुंचा भी नहीं था। और मैं नहीं जानता कि कोई भी सरकार इस देश के अंदर किसान विरोधी का स्टिकर अपने ऊपर लगवाना चाहेगी पूरे देश भर। बीजेपी भी भली भांति जानती है कि मामला पंजाब और हरियाणा से बहुत आगे बढ़ चुका है। और एक बार, क्योंकि बार बार इस शो में कही गई, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, बीजेपी के नए प्रवक्ता हैं, कृपया जांच लीजिए, ये तीनों कानून बाकायदा गजट में नोटिफाई हो चुके थे। ये तीनों कानून बाकायदा लागू हुए हैं। इन तीनों कानून पे बाकायदा ओपन ट्रेडिंग एपीएमसी के बाहर शुरू हो चुकी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। तो कृपया ऐसी गलत बयानी न दें। दुनिया का कोई भी कानून इंतजार नहीं करता कि सारे रूल्स की फ्रेमिंग हो। कई रूल्स की फ्रेमिंग सालों साल, 10-10, 20-20 साल तक की रहती है। तो कृपया ऐसा कचरा ज्ञान न दें। 30 सेकेंड महेश वर्मा, 30 सेकेंड, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। योगेंद्र, महेश वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, 30 सेकेंड्स। मैं संसदीय प्रणाली के बारे में, मैं पत्रकार रहा हूं, बहुत सालों मैंने संसद की कार्रवाई को जितना मैं समझा हूं, जानता हूं, उससे मैं इनको जरूर वाकिफ कराना चाहूंगा। ये भी एक बहुत 30 सेकंड्स बोला मैंने, आप 30 सेकंड्स तो भूमिका बांधने में खो गए। बताना चाह रहा हूं जोगेंद्र जी कि बिना नियमावली के, बिना रूल रेगुलेशन के कोई भी कानून को इस देश में लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई नोटिफाइड स्टेट करता है, वो अपने रूल रेगुलेशन बनाता है। कानून लागू हुए ना, बात ये है। मुझे ये बताइए महेश वर्मा, क्या बीजेपी ये खतरा मोल ले रही है सीधे सीधे कि वो एक किसान विरोधी पार्टी का तमगा उस पर लग रहा है, या ये कोरी बकवास है? के लिए सरकार ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। और अगर आपको चिंता है किसानों की, तो आप उसके ऊपर कोई अपनी बात को रखिए। ये पॉलिटिकल स्टंट जो है छोड़िए जोगेंद्र जी। देखिए, ये घूम फिर कर राजनीतिक लड़ाई हो रही है। राजनीति इतनी हावी हो जाती है। राजनीति एक जरिया है समाज का भला करने के लिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और अगर कोई बातें हमें नाजायज लगती हैं, किसी से पीड़ा होती है, दुख होता है, इसीलिए हम विरोध भी करते हैं। और सरकारों का काम होता है उन बातों पर गौर करे, ये हो रहा है क्या? मुझसे बेहतर आप इसका फैसला कर सकते हैं। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर, LIC हर पल आपके साथ। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट, राजधानी बेसन स्वाद दिखता है। मेरी बात